हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, सभी क्लास से फटाफट से जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी जिसके पास नोटिफिकेशन गया है नहीं गया है सभी क्लास से जुड़ जाए। और हम आज की क्लास में DLED चतुर्थ सेमेस्टर आपका पेपर नंबर 1 आरंभिक स्तर पर भाषा, इस सब्जेक्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक है पठन के प्रकार एवं विधियाँ, इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है पेपर 1 की, नहीं देखी है तो ज़रूर से देखिए। इससे पहली जो क्लास थी वो बिल्कुल आप कह लीजिए कि इस सब्जेक्ट का बेस वही क्लास थी, तो आप उसको ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है। और मैं आपको दोस्तों 100% श्योरिटी देती हूँ कि आपको अदर कहीं से पढ़ने की, किसी नोट्स, किसी बुक या किसी सीरीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। इतने अच्छे नोट्स और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर को साथ साथ सोल्व करवाते हुए चलना क्लास में ही कि इस चैप्टर से आपके कैसे कैसे प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, इतना अच्छा कोई तरीका नहीं अपनाता है। लेकिन मैं आपके लिए ये सब कुछ करती हूँ ताकि आपको मज़ा आए, सीखने को मिले और हर एक टॉपिक की इम्पोर्टेंस साथ साथ आपको पता चले। तो जल्दी से एक बार सभी अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक मैं अपने जितने भी रेगुलर आप सभी मेरे फ्रेंड्स हैं उनके नाम ले लेती हूँ, ठीक है, जो रेगुलर रहते हैं, जिनके मुझे नाम याद हो चुके हैं एक्चुअली। उनका मैं सबसे पहले लेना चाहूँगी आयुषी मित्तल, आशु पारुल, सचिन शर्मा और अजीत और नूर, ठीक है। उसके बाद हेमलता वर्मा और क्रांति सिंह, ठीक है, प्रीति, निकिता वर्मा, सोनिया ठाकुर, अंजना यादव, मोनिका सिंह और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। सभी के तो मैं एक साथ नहीं ले पाऊंगी लेकिन कोशिश करूंगी, ठीक है। और सोनम यादव, राजेश, दिलराम वर्मा, बिट्टू कुमार, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं। तो सभी रेगुलर जुड़ा किए तभी मेरे आप सभी के नाम याद हो पाएंगे। और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। चलिए अब अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आई होप कि आप सभी आ चुके हैं और जो भी बाद में क्लास देखता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप साथ के साथ देखेंगे, कमेंट में रिप्लाई करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वो एक बात अलग होती है, ठीक है। तो चलिए आज हम पहला जो हमारा टॉपिक होगा आज की क्लास का, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वह है पठन के प्रकार। टॉपिक की इम्पोर्टेंस आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका BTC 2017 और BTC 2018 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो इस टॉपिक की अहमियत समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने जान लिया था पठन क्या होता है, ठीक है। किसी भी लिखी हुई विषय वस्तु को पढ़ना और पढ़ने के बाद उसका अर्थ ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पठन कहलाता है। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा दिया है। अब बात करें पठन के कितने प्रकार होते हैं। सो गाइस, पठन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है सस्वर पठन और दूसरा होता है मौन पठन, ठीक है। सस्वर पठन और मौन पठन, ये दोनों बहुत ही अपने आप में महत्व रखते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पूछा जाता है, कह लीजिए कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, वह है सस्वर पठन। यहाँ से हर साल प्रश्न पूछा जाता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ एक इमेज बनाइए कि 2 तरह के पठन के प्रकार है, सस्वर पाठन और मौन पाठन। मौन पाठन के अंतर्गत आ जाते हैं अभिनय पाठन, चित्र पाठन, मुद्रा भाव पाठन और दृश्य पाठन। ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये इसी के भाग है मौन पठन के, ठीक है। कोई कोई इनको अलग से लिखता है लेकिन नहीं, वो इसी के भाग होते हैं, मौन पाठन के अंतर्गत ही इनको रखा जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर जो मेन अगला हमारा इसी से संबंधित टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, देन उसके बाद घूम करके सस्वर पाठन और इन पर बात करेंगे। देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें होती है। आपका 2017-18 में पूछा गया प्रश्न है, यानी पढ़ते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो बताया गया है कि
पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए, स्वर गति लय तो क्या बताया गया है, पठन करते समय शब्दों का सही उच्चारण करना और स्वर गति लय और प्रवाह का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए जब हम पाठन करते हैं। उसी के साथ और कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो है शब्दों को अलग अलग करके उचित बल और विराम के साथ पढ़ना। ठीक है, शब्दों को अलग अलग करके और एक उचित बल के साथ विराम के साथ पढ़ना। उसके बाद जो तीसरा मुख्य बिंदु होगा, शब्दों का उच्चारण स्पष्ट हो जिससे सुनने वाला आकर्षित हो। ठीक है, तो ये सभी कैसी बातें थी जो हमें पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें थी। अब इसी के साथ गाइस आपसे एक और प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर 2019 में कि पठन कौशल के कोई भी 2 बाधक तत्व बताइए, लेकिन हम यहाँ पर 5 की बात करेंगे क्योंकि ये आया था 1 नंबर में। तो अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप क्या क्या बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बाधक तत्व होते हैं पठन कौशल के अंतर्गत, जिनमें आता है पहला, पढ़ने की कला का अभाव। यदि आपको यही नहीं पता है कि पढ़ना कैसे है, उसी का अभाव है, तो पठन कौशल का वो बाधक तत्व माना जाता है, क्योंकि आप अच्छे से पठन नहीं कर पाएंगे। यदि आपको नहीं पता है कितनी शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, ठीक है, किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है, ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको पढ़ने की कला का अभाव है, नहीं पता है विराम का कहाँ पर प्रयोग करना है, तो फिर क्या होता है, ये एक बाधक के रूप में काम करता है पठन कौशल के अंतर्गत। दूसरा है पठन रुचि का अभाव। अगर आप में पढ़ने के प्रति रुचि नहीं है तो यह भी एक अभाव की तरह या फिर आप कह लीजिए बाधक तत्व की तरह ही काम करेगा। आगे बिंदु है चिंतन का अभाव। अब आप सोचेंगे पठन से चिंतन का क्या मेल, ठीक है, पढ़ना तो सिर्फ पढ़ना होता है, लेकिन चिंतन से पढ़ने का क्या यहाँ पर संबंध है, तो यह है, देखिए जब मैंने आपको बताया था कि पठन क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु को पढ़कर उसको समझना, उसका अर्थ ग्रहण करना। तो आप समझेंगे कब, अर्थ ग्रहण कब करेंगे, जब आप चिंतन करेंगे। तो अगर चिंतन का ही अभाव है तो वो एक बाधक के रूप में कार्य करेगा, नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सभी सहमत है? बहुत अच्छे। तो अगला बिंदु क्या है, मन की एकाग्रता का अभाव। यदि आपका या किसी भी विद्यार्थी का मन एकाग्र नहीं है पठन करते समय, ठीक है, थोड़ा सा पठन कर रहा है उसने, चाहे वो मौन पाठन कर रहा है मान लीजिए, और थोड़ा सा पढ़ते ही उसका ध्यान कहीं और भटक जाता है, वो फिर किसी और विषय वस्तु के बारे में सोचने लगता है, तो ऐसे में अगर एकाग्रता नहीं है तो फिर क्या होता है, ये भी एक बाधक के रूप में कार्य करता है पठन के कौशल के। आगे बात करें, अंतिम बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण भी है, और इसका नाम है दृष्टि दोष का होना। यदि दृष्टि दोष है, ठीक है, दृष्टि से संबंधित दोष है, यानी देखने में प्रॉब्लम है, जो जेनेटिक भी हो सकती है या फिर किसी चोट या किसी भी कारणवश अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे को देखने में परेशानी हो रही है अपनी पाठ्य वस्तु को, तो वह भी एक बाधक के रूप में ही कार्य करेगा। तो ये सभी बाधक तत्व माने जाते हैं पाठन कौशल के। इससे अलग भी हो सकते हैं काफ़ी सारे, लेकिन 5 आप लोगों को ध्यान में रहेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं आपको लिखने पड़ेंगे, चाहे 2 नंबर में भी पूछा जाए आपसे ये प्रश्न, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पठन अक्षमता को दूर करने के उपाय। देखिए गाइस, जो यहाँ पर मैंने आपको ये जिक्र किया है सहस्वर पठन का और मौन पाठन का, इसके संबंधित मैं आपकी पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। सहस्वर पाठन क्या होता है और मौन पाठन कैसे होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पिछली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए अगर आपने नहीं देखी है, और देखी है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे, जो हमने ये पठन अक्षमता जानी या पठन की बाधाएं जानी, बाधक तत्व जाने, उनको दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, यह भी तो आपको पता होना चाहिए। आप एक अध्यापक हैं, आपकी कक्षा में बहुत अलग अलग तरह के आपको विभिन्न तरह के विद्यार्थी मिलेंगे जब आप पढ़ाएंगे, तो
कुछ आपको इस तरह के विद्यार्थी मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा सजग और बहुत ही ज़्यादा उत्सुक जिज्ञासा भरे होंगे, पढ़ने में भी उनका बहुत ज़्यादा मन होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसके साथ कोई ना कोई इस तरह की परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी। तो आपको उनकी समस्या का समाधान करने के लिए पता होना चाहिए कि आप कैसे इस अक्षमता को दूर करने के क्या क्या उपाय आप अपना सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, पहला बिंदु जो यहाँ पर है, यानी उपाय क्या हो सकता है पठन अक्षमता को दूर करने का। तो पठन हेतु बालकों को क्या कराया जा सकता है, बाल गीत, छोटी छोटी कहानियां आदि को पढ़ने में रुचि का विकास किया जाना चाहिए। यानी देखिए, जब बच्चे की आपको पढ़ने में रुचि विकसित करनी है तो कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि उसको लंबा चौड़ा कोई एक अध्याय दे देंगे पढ़ने के लिए कि भाई इसको पढ़ो, इसका पाठन करो और समझो। नहीं, आप बनने वाले हैं प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं, तो उसी स्तर का आपको सोचना होगा कि बच्चे को किस तरीके से उसकी रुचि का विकास किया जाए पठन में। तो क्या करेंगे, बच्चे सबसे ज़्यादा रुचि लेते हैं कहानियों में, गीतों में, तो वहीं से शुरुआत करनी होगी। बच्चे को सबसे पहले किस चीज़ का पठन करवाना होगा, कैसे उसकी रुचि बनेगी, जब हम उसे कहानी आदि पढ़ने को कहेंगे, ठीक है, बाल गीत पढ़ने को कहेंगे, सुनाएंगे, फिर उससे पढ़वाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पठन की अक्षमता को दूर कर सकते हैं। इसी तरीके से अब जो दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या हो सकता है पठन अक्षमता को दूर करने का उपाय। तो पढ़ने के साथ साथ बालक समझता हुआ भी चले तथा उसका अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़े, ऐसा उसको अभ्यास कराया जाए। ठीक है, यानी वो ज़्यादा जल्दी ना मचाए, जब वो पढ़े तो वो उसका अर्थ भी ग्रहण करे, अपने अंदर आत्मसात कर ले उसके अर्थ को, ऐसा अभ्यास बच्चों को कराया जाए। तो ये इसका एक उपाय हो सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण है, वह है बालकों में चक्षु गति एवं पठन में सामंजस्य स्थापित करने का अभ्यास कराया जाए। यानी दोस्तों देखिए, चक्षु मतलब होती है आंखें। तो बच्चे जब पठन करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि छोटे बच्चे सामंजस्य मतलब तालमेल नहीं बैठा पाते, कि जैसे वो मान लीजिए किसी अध्याय का पठन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो ऐसे पढ़ते पढ़ते भूल जाएंगे कि वो कहाँ से पढ़ रहे थे, फिर कहीं और से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यानी पढ़ने की गति और चक्षु की गति में क्या सामंजस्य उनका स्थापित नहीं होता, और बहुत सारी गलतियां ऐसे पठन संबंधी उनसे हो जाती है। तो उन्हें अभ्यास कराया जाए कि उंगली रखकर विषय वस्तु पर उंगली रखे और उसके साथ साथ पढ़ते हुए जाए। कराया जाता है ना छोटे बच्चों को, आपको भी कराया गया होगा। जब छोटी कक्षाओं में होते हैं, प्राइमरी स्तर पर होते हैं बच्चे, तो उन्हें ऐसे ही सिखाया जाता है कि आप जिस लाइन को पढ़ रहे हैं उस पर उंगली रख के और तब आगे बढ़ते हुए चले, है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही सिखाया जाता है छोटे बच्चे को, और ये तरीका अच्छा है क्योंकि उससे क्या होता है, चक्षु की गति और पठन में सामंजस्य स्थापित होता है। तो ये कुछ बिंदु थे, ये कुछ उपाय थे जिनसे हम पठन अक्षमता को दूर कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? थम्स अप करिए एक बार सभी लोग, सबको समझ में आया बहुत अच्छे से? ठीक, बहुत ही ठीक। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे गाइस, पठन की विधियां भी कौन कौन सी हो सकती है। कई सारी विधियां होती है पठन की, जिनके बारे में आपसे एक एक करके कभी कोई सी विधि पूछ ली जाती है एग्जाम में, कभी कोई सी पूछ ली जाती है। तो इस तरीके से जितनी भी इसकी विधियां हैं सबके बारे में हम डिटेल थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, तो आपका यहाँ से प्रश्न आता है तो नहीं बचेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग कर ले जाएंगे। और दोस्तों आपको किसी पेड क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप डीएलएड के लिए अगर पेड क्लास खरीदते हैं तो फिर समझ लीजिए कि कुछ नहीं हो सकता। आप अपने आप में भी इतने कैपेबल है कि आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सपोर्ट करूंगी आपको, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नहीं पता होता कई बार कि कौन सी बुक अच्छी है, ठीक है, नोट्स कहाँ से बनाए जाए, और समय लगता है। सबसे बड़ी बात है समय। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप खुद से नोट्स को सर्च करें अलग अलग चैनल से या अलग अलग साइट से या अलग अलग बुक से नोट्स बनाएं। तो ये काम मैं आपके लिए कर देती हूँ, अलग अलग से बुक से नोट्स उठा करके आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आपको किसी भी पेड बैच के लिए, और वो भी खास करके डीएलएड के लिए, आप सोच लीजिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है 1% आप अपने पैसे बर्बाद ना करें घर वालों के,
ठीक है, बहुत मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। जब आपको फ्री में सभी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है तो उनकी वैल्यू कीजिए। ओके, चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों पठन की विधियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। बात करें ध्वनि साम्य विधि, ये क्या होती है और ये कैसी विधि है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, बच्चों को एक जैसी ध्वनियों के वर्णों का ज्ञान एक साथ कराया जाता है, यानी जो उच्चारण करने में समान हो, ठीक है, एक जैसी ध्वनि देते हो, उस तरह के वर्णों का ज्ञान बच्चों को एक साथ कराया जाता है। जैसे आपने देखा प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे को हम भाषा सिखाते हैं तो हम उसको कुछ शब्द देते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, उनका अभ्यास कराते हैं। कैसे, जैसे उदाहरण में दिया गया है राम, काम, आम, दाम, नाम इत्यादि। तो इस तरीके से एक जैसी ध्वनि, एक जैसी ध्वनि को निकालने वाले शब्दों को एक साथ उन्हें पढ़ाया जाता है और ऐसे क्या होता है, बच्चों का मन भी लगता है ना, जब वो एक जैसा सभी का उच्चारण होगा, राम, काम, आम, दाम, नाम, इस तरीके से, क्योंकि एक जैसी ध्वनि दे रहे हैं, एक जैसी ताल है इन सबकी, तो क्या होगा, बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा। और साथ ही साथ इसमें चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और आप जानते ही है कि छोटे बच्चे चित्र को देख करके, चित्रों के माध्यम से अधिक जल्दी सीखते हैं। उनका विषय वस्तु में पुस्तक के साथ एक अच्छा सामंजस्य स्थापित होता है, उनका मन करता है पढ़ने का जब सुंदर सुंदर चित्रों के साथ उनकी रंग बिरंगी पुस्तकें होती है, ठीक है, जैसे कलरव। तो इस तरीके से ये होती है ध्वनि साम्य विधि। क्लियर हो गया आप सभी को? इसका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाए तो आपको बताना होगा। ध्वनि से मतलब है यहाँ पर कि जो एक जैसे उच्चारण में शब्द हो उनको एक साथ बच्चे को सिखाया जाए। तो पठन की ये पहली विधि है। आगे बात करें जो दूसरी विधि है गाइस, अक्षर बोध विधि। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण करना तथा वर्णों की पहचान कराना बताया जाता है। छोटे बच्चे को बताया जाता है कि ये आपके स्वर होते हैं, ठीक है, ये व्यंजन होते हैं, ये तो नहीं बताएंगे 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन उनको वर्णमाला का पूरा ज्ञान हो जाता है, उनको कंठस्थ करा दी जाती है वर्णमाला छोटे बच्चों को, ठीक है। तो उनको पहचान कराई जाती है कि उनका कहाँ आपको प्रयोग करना है, मात्रा कैसे होगी, कौन कौन सी मात्राएं होती है, और शब्द को पढ़ना भी सिखाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अक्षर बोध विधि, यानी जिसमें आप स्वरों, व्यंजनों और उनका उच्चारण कैसे करना है, वर्णों की पहचान आप बताएंगे, इसमें उन्हें मात्रा और शब्दों को पढ़ना भी सिखाएंगे। तो वो कौन सी विधि कहलाएगी पठन की? अक्षर बोध विधि कहलाएगी। देन हम बात करेंगे गाइस, तीसरी जो आपकी विधि आ जाती है कविता विधि। बहुत ही अच्छी है और पूछी भी जाती है। क्या होता है कविता विधि में? तो इसमें बच्चों को कविता और गीतों के माध्यम से पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है, जिससे क्या होता है, बच्चे पढ़ने में अत्यधिक रुचि लेते हैं। तो यही प्राथमिक शिक्षक का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि बच्चे की विषय वस्तु में रुचि जागृत हो, क्योंकि जब उसकी रुचि बढ़ेगी तो तभी वो उसको सीख पाएगा, उसका मन लगेगा, तो ही वो अपना उसमें 100% दे पाएगा। तो इसीलिए इस विधि का भी प्रयोग किया जाता है पठन के दौरान। कौन सी विधि का? कविता विधि। आई होप कि आपको साथ साथ सभी चीज़ें याद होती जा रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सभी को गाइज। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए आप सभी लोग, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे कहने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप लोग खुद ही कर दिए। अगर आपको पसंद आती है और नहीं आती है पसंद क्लास और कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में गाइज ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है किसी और कुछ और सुधार हम कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स आप सभी के थॉट्स के लिए ही है, ठीक है। तो आप वहाँ पर कमेंट करके बिल्कुल अपना रिप्लाई दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ और सुधार की आवश्यकता है तो बिल्कुल खुला मंच है, आप लोग वहाँ पर बता सकते हैं, उसको ज़रूर अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें चौथी विधि के बारे में, जो कि कहलाती है कहानी विधि। लास्ट में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। क्लास के ख़त्म होते ही आपसे एक प्रश्न किया जाएगा। तो यहाँ बात करेंगे कहानी विधि। कहानी विधि या कहानी सुनाकर बच्चों को पढ़ाना व याद कराना
और चित्रों के माध्यम से भी आप कहानी सुनाएं और उनको याद करा सकते हैं बच्चों को। कहानी से भी बच्चों के अंदर क्या होती है, एक रुचि बढ़ती है और बच्चों की जो चिंतन क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि बच्चे जब कहानी सुनते हैं तो अपने दिमाग में वो चित्र बनाते रहते हैं कि जैसे आप कछुए और खरगोश की कहानी बताएंगे तो वो इमेजिन करते रहते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, तो उससे उनकी चिंतन की शक्ति भी बढ़ती है, उसका भी विकास होता है। ठीक है, तो आप कैसे चित्रों के माध्यम से और कहानी सुनाकर बच्चों को क्या कर सकते हैं, उनकी पाठ्य वस्तु में और विषय वस्तु में रुचि बढ़ा सकते हैं। आगे है वाक्य विधि। वाक्य विधि के अंतर्गत क्या होता है, छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है प्राथमिक स्तर पर 1 से 5वीं तक, तो उस बच्चे को जब शुरुआत में आप लोग अक्षर का, शब्द का ज्ञान कराएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, शब्द के बाद उसे छोटे छोटे वाक्य बनाने के लिए आप देंगे और उन वाक्यों का उसे उच्चारण करना, उनको पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। तो इस तरीके से कौन सी विधि आप अपना सकते हैं, वाक्य विधि आप अपनाएंगे, कहानी विधि आप अपनाएंगे, कविता विधि आप अपनाएंगे, अक्षर बोध विधि अपनाएंगे और ध्वनि साम्य विधि अपनाएंगे। तो ये 5 विधियों के बारे में हमने बात की जो कि पठन की विधियां हैं, और इन सभी को एक प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक अध्यापक जो है वो फॉलो करता है क्लास में पठन पाठन कराने समय। आगे बात करेंगे गाइस, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब आपका अंतिम पड़ाव पर। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं किस किसने क्लास को ध्यान से सुना है, वो सभी इसका उत्तर दे पाएंगे। सो कमेंट बॉक्स, मेन कमेंट बॉक्स में आप आंसर करना ताकि मैं आपका नाम देख सकूं किस किसने अच्छा उत्तर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने है। पठन कौशल के बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं, आपको उन तत्वों के नाम बताने हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो बाधा की तरह कार्य करते हैं पठन के दौरान। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर बताइए। सो आज की क्लास को गाइस हम यहीं तक रखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, और पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज मेट्स को सजेस्ट करें कि फ्री में इतनी अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है विद नोट्स, पीडीएफ्स, तो सबको सजेस्ट करें। ठीक है, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। देन थैंक यू सो मच गाइस, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।